Please subscribe our channel and press bell icon to get updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटेन के एक नेशन स्टेट के तौर पे जो फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं अपना पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं क्या कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ एज अ नेशन स्टेट, यह किसी सडन रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, बल्कि यह एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का रिजल्ट था। यानी ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ एक लंबे जो स्ट्रगल था या लंबा जो प्रोसेस था उसके वजह से हुआ। अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन के बारे में तो 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नेशन स्टेट जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता था। अब बात करते हैं कि वहां रहने वाले लोग कौन कौन से थे। तो वहां प्राइमरी जो इनहैबिटेंट्स थे उस एरिया के, वो लोग मेनली थे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। ये सारे लोग जो हैं वो लोग वहां रहते थे। इनके कल्चर्स एंड रीजन जो है वो अलग अलग थे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में, तो इंग्लिश नेशन के बारे में। तो इंग्लिश नेशन जो है उसके पावर में जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई, यानी इंग्लिश नेशन का जो वेल्थ है, उसका इंपॉर्टेंस है, उसका पावर जो है वो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा, वैसे वैसे उसने क्या किया, उसने अपने आसपास के आइलैंड नेशंस पे अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। यानी इंग्लिश नेशन जो है उसके पावर में, उसके वेल्थ में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे उसने क्या किया, अपने आसपास के आइलैंड नेशंस को कैप्चर किया, उस पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। और इसके बाद एक 1688 में इंग्लैंड में इंग्लिश जो नेशन था उसमें एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। और वो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट यह था कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने वहां के मोनार्की को हटा करके पावर सीज कर लिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1688 में जो मोनार्की थी इंग्लिश नेशन में उसको हटा दिया गया एंड उसके जगह फुल पावर जो है वो इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में आ गई रूल की। इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत समय, लंबे समय से चल रहा जो स्ट्रगल था वो इसी के साथ खत्म हो गया। और जब ब्रिटेन इसमें जो इंग्लिश पार्लियामेंट जो है, जब इसने अपना पावर सीज कर लिया वहां इंग्लिश नेशन का, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक नेशन स्टेट जो है वह एग्जिस्टेंस में आया और इसका जो सेंटर था वह इंग्लैंड रहा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1688 में जब मोनार्की से पावर सीज कर लिया गया इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसका रिजल्ट यह हुआ कि एक नेशन स्टेट जो है वह एग्जिस्टेंस में आया यूरोप में एंड इसका जो सेंटर था वह इंग्लैंड था। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग बात करते हैं एक्ट ऑफ यूनियन जो कि है 1707, इसके बारे में। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 यह एक ट्रीटी थी जो कि साइन की गई थी किसके किसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में एंड स्कॉटलैंड के बीच में। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन किया गया। और इसके वजह से हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके वजह से रिजल्ट हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और यही ट्रीटी की वजह से या यही एक्ट ऑफ यूनियन 1707 की वजह से फॉर्मेशन हुआ किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्ट ऑफ 1707 की वजह से इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो है वो एक साथ हो गए और उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। और तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या कंडीशन था जिसके वजह से स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड के साथ ट्रीटी करके दोनों एक साथ हो गए। इसका रीजन यह था कि स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट थी वो डोमिनेटेड बाय इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश मैन थे उनका डोमिनेशन जो था वो स्कॉटलैंड पार्लियामेंट में काफी ज्यादा था। और इसलिए वहां के जो कैथोलिक्स थे, यानी जो स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स थे, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और इसके बाद एक चीज और थी इसमें क्या कि जैसे इंग्लिश मैन जो थे उनका स्कॉटिश पार्लियामेंट में जब डोमिनेंस ज्यादा था और इसके वजह से जो स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स थे उन्हें गैलिक लैंग्वेज को बोलने के लिए फोर्स किया जाता था और कई बार उन्हें फोर्सफुली अपने कंट्री से ही बाहर कर दिया जाता था। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड जो है वो 1801 में उसे भी फोर्सफुली यूके में मिला लिया गया।
यानी आयरलैंड कंट्री को भी 1801 में यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। और इसमें होता था क्या कि यहाँ जो आयरलैंड जो थे वो आयरलैंड में जनरली दो तरह के लोग रहते थे, एक कैथोलिक्स थे, एक प्रोटेस्टेंट्स थे। और यहाँ जो कैथोलिक्स थे वो मेजोरिटी में थे लेकिन लेस वेल्दियर थे, यानी वो लोग गरीब थे, पुअर थे। बट प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे लेकिन वो वेल्दियर थे। और यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे या अंग्रेज लोग थे या इंग्लिशमैन थे, वो लोग क्या करते थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया अगेंस्ट किसके, कैथोलिक्स के। कैथोलिक्स के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया जो कि नंबर में कम थे एंड बट वेल्दियर थे। और इसके बाद क्या हुआ, कैथोलिक्स जो है इसके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया लेकिन उनके रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, एक नए ब्रिटेन का फॉर्मेशन किया गया जिसमें नए सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो नए सिंबल्स थे वो क्या थे, जैसे पहले जो ब्रिटिश फ्लैग हुआ करता था वो कन्वर्ट हो गया यूनियन जैक में। नेक्स्ट आता है क्या, नेशनल एंथम जो था उनका वो हो गया क्या, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ये उनका नेशनल एंथम हो गया। और इसके बाद जो लैंग्वेज उनकी हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज, उसे इंग्लिश को डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या कि नेशन को एलिगरी कैसे दिया गया या फीमेल फिगर के रूप में नेशन को हाईलाइट कैसे किया गया। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यह स्टार्टिंग कैसे हुआ, तो 18th एंड 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, नेशन को पर्सनिफाई करना शुरू किया। पर्सोनिफाई कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने नेशन को ह्यूमंस का दर्जा देना शुरू किया या उसे ह्यूमन फिगर बनाना, फीमेल फिगर के रूप में शो करना शुरू कर दिया। जैसे नेशन को जनरली जो है पोर्ट्रे किया जाता था फीमेल फिगर के तौर पे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंडिया के बारे में तो हम लोग भी इंडिया को फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं और भारत माता बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें क्या, जो फीमेल फिगर जो थी और इसी तरह जो है वो डिफरेंट नेशंस की एलिगरी हो गई। एलिगरी कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी आइडियाज को एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग के थ्रू, तो उसे हम लोग एलिगरी बोलते हैं। और फीमेल एलिगरी को यूज किया जाता था किस चीज के लिए, आइडियाज को पोर्ट्रे करने के लिए, टू पोर्ट्रे आइडियाज। अब कौन कौन से आइडियाज, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक इन फ्रांस, ये सारे आइडियाज को पोर्ट्रे करने के लिए फीमेल फिगर को यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं क्या कि जैसे लिबर्टी के बारे में, तो कुछ एग्जांपल्स है लिबर्टी। जैसे लिबर्टी को हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं या हाईलाइट किया जाता था फ्रांस में रेड कैप के थ्रू, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के टाइम में लिबर्टी को रेड कैप के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, या फिर टूटे हुए ब्रोकन चेन के थ्रू जो है हाईलाइट किया जाता है किसे, लिबर्टी को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जस्टिस के बारे में, तो जस्टिस में जनरली ऐसा दिखाया जाता है कि एक फीमेल है या एक लेडी है जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उसने हाथ में एक वेइंग स्केल ले रखा है, वेइंग स्केल या तराजू ले रखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्रिस्टियन फ्रांस की बात करते हैं, तो क्रिस्टियन मरियाने फ्रांस की जो है वो एलिगरी थी या फिर फीमेल फिगर थी और इसे यूज किया गया था क्यों, टू अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, यानी पीपल्स नेशन के आइडिया को हाईलाइट करने के लिए या पोर्ट्रे करने के लिए क्रिस्टियन मरियाने को यूज किया गया था फ्रांस में। और इनकी मूर्तियां जो हैं वो फ्रांस के अलग अलग पब्लिक स्क्वायर्स में लगाई गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी में जो जर्मेनिया जो थी, जर्मेनिया को जर्मनी में एक फीमेल फिगर के तौर पे पोर्ट्रे किया गया। टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फीलिंग फॉर द नेशन, एंड इंपेरियलिज्म एक्सटेंडिंग इन्फ्लुएंस ओवर लार्ज टेरिटरीज, यानी जो बड़े टेरिटरीज हैं उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करना, इसे इंपेरियलिज्म कहा जाता है। 1871 में एक सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्ट हुआ कहाँ, यूरोप में। और ये जो यूरोप में जो टेंशन स्टार्ट होने का जो एरिया था वो एरिया था बाल्कन्स का। तो अब बात करेंगे कि बाल्कन्स कौन से एरिया है, कि बाल्कन्स का जो एरिया था वो रीजन था ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन का, यानी वहां ज्योग्राफिकल एंड एथनिक दैट मीन्स कल्चरल एंड रीजनल काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। और ये एरियाज कौन कौन से थे, तो ये एरिया आजकल के
रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोन्टेग्रो, बोस्निया, ये सारे जो कंट्रीज आजकल के जो कंट्रीज हैं वो उस समय के बाल्कन्स रीजन में इंक्लूडेड थे और वहां जो रहने वाले अधिकतर इनहैबिटेंट्स थे या वहां के जो रहने वाले लोग थे उन्हें जनरली स्लेव्स कहा जाता था। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं क्या कि बाल्कन स्टेट जो था वो किसके कंट्रोल में था, तो ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। और जैसे ही नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन का जो माहौल था वो ऑटोमन एम्पायर में बढ़ा, वैसे वैसे जितने भी बाल्कन के रीजन थे ये धीरे धीरे एक एक कर करके वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होते चले गए एंड खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते चले गए। बाल्कन्स ने नेशनैलिटी के बेसिस पे अपने इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स को क्लेम किया। इवन उन्होंने अपनी हिस्ट्री को यूज किया यह शो करने के लिए कि एक समय में वो लोग इंडिपेंडेंट थे एंड धीरे धीरे फॉरेन पावर्स ने उनके ऊपर कैप्चर कर लिया। और ये बाल्कन रीजन में रहने वाले ये सारे लोग थे वो एक दूसरे से आपस में ही जीलस थे एंड चाहते थे कि वो एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कैप्चर कर लें। और सेम उसी टाइम में जो दूसरे राइवलरीज थे जैसे कि बड़े पावर्स जो कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सारे जो थे ये लोग भी चाहते थे कि बाल्कन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे वो लोग भी कैप्चर कर लें। और इस राइवलरी सिचुएशन की वजह से सीरीज ऑफ वॉर्स स्टार्ट हो गए यूरोप में और जिसका नतीजा यह हुआ कि यह चेंज हो गया किसमें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। यानी इसकी इन्हीं राइवलरी वॉर्स की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। एंड ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये हुआ कि कॉलोनी जितने भी थे यूरोप में उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इंपेरियल डोमिनेशन था उसको अपोज करना शुरू किया। यानी इंपेरियल डोमिनेशन के अगेंस्ट ये लोग खड़े हो गए एंड उन्होंने डिमांड करना शुरू किया क्या, एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी का। और इसके वजह से बाद में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नेशन स्टेट्स जो हैं जो कंट्रीज के रूप में आगे आए। हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यहीं खत्म होता है। हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।